Hi friends, welcome all of you in Power Series. Myself Darshan sir, chemistry expert. दोस्तों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये डिस्कस किया था। ये तो आपको पता ही है, आपने वीडियो भी देखा होगा। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, उसका नाम है एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास एंड इक्विवेलेंट वेट। अब हमें दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर इसमें क्या सीखने का, क्योंकि क्लास 9 से हम क्लास 9, 10, 11 की शुरुआत में भी ये जो एटॉमिक मास है हम याद रख लेते हैं। 5 to 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका एटॉमिक मास हम याद रह जाता है। ओके, फिर मोलिकुलर मास में हम क्या कर देते हैं, तो जो एटॉमिक मास है उसका एडिशन कर देते हैं तो हमें मोलिकुलर मास मिल जाता है। थोड़ा बहुत जो हमारे लिए नई टर्म है उसका नाम है इक्विवेलेंट मास, और उसकी भी एक डेफिनेशन हमने सिखाई होती है और फॉर्मूला सिखाया होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करके रख देते हैं। बट अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चंस जी और नीट की एग्जाम्स के अंदर, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इक्विवेलेंट मास के बेस पर पूछते हैं और वहां हमारी नैया डूब जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज आपको वीडियो देख के पता चलेगा। देयर आर सो मेनी मेथड्स। यस, एटॉमिक मास फाइंड आउट करने की भी मेथड है। एक मेथड तो हमें आती ही है, यानी हमने तो एटॉमिक मास याद रख ली है, बट अगर उसके बेस पर सम आते हैं तो आप एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करोगे? देयर आर डिफरेंट फॉर्मूला। सिमिलर वे सेम इन द मोलिकुलर मास, उसमें भी इसी तरह से। और इक्विवेलेंट मास में तो आप देखोगे देयर आर 10 मेथड्स। तो ऐसी अलग अलग मेथड्स कौन सी है, उसका डिस्कशन, पूरा डिस्कशन ये टॉपिक के अंदर करेंगे। और साथ में जो हमारा मेन मोटो क्या है ये सीरीज चालू करने का, कि हमें एमसीक्यू सॉल्व करने की हैबिट पड़े। हमने आपको सिखाया है कि भाई एमसीक्यू सॉल्व करने की चीज है, याद करने की चीज नहीं है, और यही बात को हम आगे बढ़ाएंगे ये वीडियो के अंदर भी। ये सारे तीन टॉपिक्स है, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, इक्विवेलेंट वेट, ये सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ में उसका जो एमसीक्यू है, कैसे पूछते हैं, उसका भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास? तो जब हम बात करते हैं पहले की, तो ये एटॉमिक मास के अंदर क्या होता था कि पहले तो एटॉमिक मास क्या होता है, तो बहुत सिंपल बात है कि एटम का मास दैट्स कॉल्ड एटॉमिक मास, है ना। एटम का मास दैट्स कॉल्ड एटॉमिक मास। बट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पहले की जब बात करते हैं तो अर्लियर टाइम के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके साथ कंपैरिजन से उसके एटॉमिक मास की कंपैरिजन दूसरे कोई एलिमेंट्स के साथ करके हम अदर एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करते थे। बट बाय द टाइम आईयूपीएसी, आईयूपीएसी का फुल नेम क्या होता है? आईयूपीएसी, आईयूपीएसी मींस होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट्स कॉल्ड आईयूपीएसी। ये आईयूपीएसी वर्ल्ड वाइड बॉडी है जो सारे नॉर्म्स यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करती है केमिस्ट्री के अंदर। ओके, अब ये आईयूपीएसी ने डिसाइड किया कि अगर आपको कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है तो आपको C12 को एज अ स्टैंडर्ड कंसीडर करना है। सर ये C12 क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, सी कार्बन के दो जुड़वा भाई होते हैं। जुड़वा भाई मींस आइसोटॉप्स। आपको पता ही है आइसोटॉप्स के बारे में, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, दैट्स कॉल्ड आइसोटॉप्स। ओके, तो ये जो आइसोटॉप्स होते हैं उसमें से जो C12 नाम का आइसोटॉप है उसको हमने स्टैंडर्ड कंसीडर किया है। यस, C12 को स्टैंडर्ड कंसीडर किया है और उसका जो एटॉमिक मास है 12 AMU लिया गया है। 12 AMU, AMU मींस एटॉमिक मास यूनिट। बट नाउअडेज ये AMU के प्लेस पर हम क्या लेते हैं? ओनली U। यस, इट इज ओनली U। और U का मीनिंग होता है यूनिफाइड मास। आप कोई भी क्वेश्चंस देखोगे ना, उसके अंदर अगर कहीं पर एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास लिखा है तो पीछे U लिखा होगा। U मींस यूनिफाइड मास। ओके, तो ये दिमाग में याद रखना है। कभी कभी ऐसे सिंपल एमसीक्यू भी आ सकते हैं, चलो बोर्ड में नहीं आएंगे, जी नीट में नहीं आएंगे, बट बोर्ड की एग्जाम में या स्कूल की एग्जाम में तो पूछ सकते हैं। ओके, सो कीप इन माइंड। अब अगर मुझे कोई एलिमेंट का मास फाइंड आउट करना है तो उसकी कंपैरिजन हम किसके साथ करेंगे? तो कार्बन 12 का जो मास है उसके साथ करेंगे। कैसे करेंगे? तो अब बहुत सिंपल वे से मैं आपको समझा रहा हूं। एक तराजू लो। ओके, अब ये तराजू के अंदर दो पलड़े होते हैं, ये दो पलड़े के अंदर मुझे कार्बन नाम का एलिमेंट रखना है, बट ऐसे नहीं रखना है। कार्बन के 12 इक्वल पीस कर देना है, 12 इक्वल पीस।
चलो कार्बन आप इमेजिन नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पर एक आपके लिए डिश रखी है वाटरमेलन की। यस, तो ये वाटरमेलन के 12 इक्वल पीस कर दो। वाटरमेलन मींस कार्बन, कार्बन का मास हमने कितना लिया है, तो कार्बन का मास हमने लिया है 12 AMU। तो अगर मैं इसके 12 इक्वल पीस करता हूं तो हर एक पीस का मास कितना आएगा, हर एक पीस का मास आएगा 1 1 1, हर एक पीस का मास आएगा, क्योंकि ऐसे 12 पीस है, उसके हमने 12 इक्वल पार्ट कर दिए, तो हर एक पीस का मास आएगा 1 AMU। ओके, अब ये 12 पीस को हमने एक तराजू में रख दिया, सामने वाला पलड़ा तराजू का खाली है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट है, अदर एलिमेंट जिसका मुझे मास फाइंड आउट करना है, ओके, उसको मैं रखने वाला हूं। चलो मुझे हाइड्रोजन का मास फाइंड आउट करना है, एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन को हम सामने वाले पलड़ू के अंदर रख देते हैं। यस, तो हम यहां पर रख दिया भाई, यहाँ पर हमने कार्बन रखा है 12 पीस के, यहाँ पर हाइड्रोजन रखा है। तो जैसे ही हाइड्रोजन रखते हैं तो भी आपको पता है ये हाइड्रोजन को हल्का यानी वेट में हल्का होता है। ओके, तो ये उसका पलड़ा ऊपर आ जाएगा, कार्बन भारी है तो नीचे आ जाएगा। अब दोनों का लेवल लाना है, जैसे ही दोनों का लेवल आएगा समझने का कि भाई मास कैसा होगा, इक्वल। तो मैं क्या करूंगा, दोनों का लेवल इक्वल करना है, दैट्स व्हाई व्हाट वी डू, ये कार्बन के जो 12 पीस है उसमें से एक एक पीस निकालते जाता हूँ, और मैंने 11 पीस निकाल दिए। जब यहां पर एक पीस रहा तो ये जो पलड़ू है, दोनों तराजू के दोनों पलड़ू वो लेवल में आ गए। मींस उसका मीनिंग क्या हुआ कि कार्बन हाइड्रोजन का जो मास है, वो कार्बन का जो मास था 12 AMU, उसके 1/12 पार्ट का होता है, 12th में पार्ट बराबर होता है। मींस हाइड्रोजन का मास कितना लिखते हैं हम, 1 AMU, है ना, सिंपल। तो अगर इसी तरह आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, तो जब आप सामने वाले पलड़ू में यहां पर हाइड्रोजन के प्लेस पर अगर ऑक्सीजन रखोगे यहां पर, तो ऑक्सीजन का पलड़ा भारी हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, जो वाटरमेलन मींस कार्बन के दूसरा जो वाटरमेलन है उसके 12 इक्वल पीस करने के, मींस कार्बन के दूसरे 12 इक्वल पीस करने के, हर एक पीस का मास कितना है 1 AMU, उसमें से 4 12 तो है ही है यहाँ पर ऑलरेडी ये पल्ले में, और बाहर से कितने ऐड करो, 4 ऐड करो, कितने हो जाएंगे 16। जैसे ही 16 पीस रखोगे यहाँ पर दोनों पलड़ू में, वजन कितना हो जाता है, मास कितना हो जाता है, सेम। मींस कार्बन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, कि भाई इसके 16 पार्ट के बराबर होता है, मींस 16 AMU। बहुत सिंपल है। तो इसी तरह हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते थे, बट नाउअडेज क्या होता है, तो नाउअडेज वी हैविंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर हम मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऐसे हाईटेक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो एलिमेंट होते हैं उसके एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। और जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है, हाउ कैन वी कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो एटॉमिक मास इज इक्वल टू, it is average atomic mass of an atom divided by 1/12 multiply by mass of an atom of C12। ये फॉर्मूला बन गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अभी एक एग्जांपल लिया था C12, कार्बन, कार्बन के दो जुड़वा भाई थे C12 C14। सिमिलर वे ऑक्सीजन, सिमिलर वे क्लोरीन, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। तो ये केस देखोगे, ये केस के अंदर क्या है, दो एलिमेंट्स के अंदर आइसोटॉप्स प्रेजेंट है। अब जब मुझे कोई भी एलिमेंट की कैलकुलेशन करनी है और उसके अंदर एटॉमिक मास लेना है, तो कौन से आइसोटॉप का एटॉमिक मास कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसका लेने जाऊंगा तो भाई इसको C14 को बुरा लग जाएगा, C14 का लेंगे तो C12 चुपचाप बैठ जाएगा, तो यहां बुरा नहीं लगना चाहिए। तो भाई उसका भी हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। क्या किया, तो हमने यहां पर एवरेज एटॉमिक मास निकाला। यस, एवरेज एटॉमिक मास।
और ये एवरेज एटॉमिक मास की हेल्प से हम क्या करते हैं, तो जो भी 2 या 3 जितनी भी आइसोटॉप्स होते हैं वो आइसोटॉप्स के एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे, और जो एटॉमिक मास मिलता है दैट्स कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास, और उसका ही यूज कैलकुलेशन में करते हैं। क्लोरीन का आप ये क्लोरीन है भैया, क्लोरीन का हम कितना लेते हैं आपको याद होना चाहिए, क्लोरीन का लेते हैं 35.5, तो वो क्या है 35। क्लोरीन के तो 2 आइसोटॉप है 37, क्लोरीन 35 क्लोरीन 37, बट हम लेते क्या है 35.5, तो वो क्या है एटॉमिक मास नहीं है, इट्स अ एवरेज एटॉमिक मास। तो ये 35.5 वैल्यू आई कैसे, कैसे आया, तो वो मेथड आज आपको सिखाने वाला है। ओके, तो बड़े ध्यान से यहाँ पर ध्यान रखना, ये रहने देते हैं यहाँ पर फॉर योर एग्जाम्पल। अब एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, एवरेज एटॉमिक मास, तो उसका फॉर्मूला बनेगा m क्रॉस a प्लस n क्रॉस b डिवाइड बाई m प्लस n, जहां पर ये हर एक टर्म का आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। m और n क्या है, तो उसको हम कहेंगे रेशियो, यानी जो भी एलिमेंट, ये 2 आइसोटॉप है, तो हर एक आइसोटॉप जब हमें मिलते हैं तो एक प्रॉपर रेशियो में मिलते हैं, डेफिनेट रेशियो में मिलते हैं, ऐसा नहीं कोई भी अमाउंट में, हर एक का डेफिनेट रेशियो होता है। तो m एंड n क्या है, उसका एक रेशियो है, और a एंड b आप यहाँ फॉर्मूला में देख रहे हो, इट इज एटॉमिक मास। अब जैसे कि यही एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि भाई मेरे पास क्लोरीन 35 है एंड क्लोरीन 37 है, क्लोरीन के ये दोनों आइसोटॉप्स है। अब ये दोनों आइसोटॉप्स को का एवरेज एटॉमिक मास निकालो, ये आइसोटॉप है इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालो, तो सर इसके अंदर रेशियो क्या दिया है, तो इसके अंदर परसेंटेज आपको दिया हुआ है कि भाई 75:25 मीन्स इट्स अ 3:1, ये रेशियो हो गया, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, क्या आया 75:25, ये परसेंटेज में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो सर इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, तो लगाओ फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू m क्रॉस a प्लस n क्रॉस b डिवाइड बाई m प्लस n। m क्रॉस a का वैल्यू क्या होता है, m क्रॉस a, m क्या है हमारा, तो रेशियो कितना है क्लोरीन 35 का, इट्स 75। a का वैल्यू क्या है, मीन्स उसका एटॉमिक मास क्या है 35, लिख दो यहाँ पर, बहुत इजी है। अब n क्रॉस b मीन्स सेकेंड आइसोटॉप है, उसका रेशियो कितना है, इट्स 25 मल्टीप्लाई बाई बी, उसका एटॉमिक मास कितना है 37, m प्लस n क्या आएगा 75 प्लस 25, डिवाइडेशन करोगे मल्टीप्लीकेशन करोगे आपका आंसर आएगा 35.5u, दिस इज योर आंसर। अब दोस्तों इतना इजीली आपको पूछ लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। ओके, तो कभी कभी आपको क्वेश्चंस के अंदर क्या करते हैं, आपको एवरेज एटॉमिक मास बोल देंगे कि भाई ये और ये बोरोन 10 और बोरोन 11 नाम के 2 एलिमेंट्स है, इनका एवरेज एटॉमिक मास ये और ये है, ये दे दिया होगा, तो उसके ये जो दोनों आइसोटॉप्स है उसके परसेंटेज कितने होंगे, यस सपोज ये सपोज कर रहा हूं, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, ऐसा बोला है कि भाई ये बोरोन 10 और बोरोन 11, उसके दोनों आइसोटॉप्स का एवरेज एटॉमिक मास आपको दिया है 10.5, सपोज आई एम सपोजिंग दिस, तो ये दोनों आइसोटॉप के परसेंटेज फाइंड आउट करो, बहुत इजी है, नहीं घबराने का, आपको सपोज करना है, आपको सपोज कर लो कि भाई यहाँ B10 वाला आइसोटॉप है, उसका x है x, तो ऑब्वियसली B11 का कितना होगा 100 माइनस x, क्योंकि जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं वो हर एक आइसोटॉप्स के टोटल परसेंटेज तो कितने आएंगे, टोटल तो 100 ही आने वाले हैं, तो एक का x% कर लिया और दूसरे का क्या x माइनस 100%,
तो ये जो आपने 75 और 25 रखा है उसके प्लेस पर आपको ये x परसेंटेज रखना है, 25 के प्लेस पर 100 माइनस x रखना है, और बाद में ये जहां पर a एंड b का है, a एंड b, वहां पर जो भी एलिमेंट दिया हो, जो भी एलिमेंट, उसका एटॉमिक मास रख दो। और ये तो आपको ऑलरेडी दिया होगा उस टाइम पर, एवरेज एटॉमिक मास, तो वैल्यू रख देनी है आपको। सिंप्लीफाई करोगे आपको x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू, इसका काम ये B10, तो बोरॉन 10 का आपको मिल जाएगा, ऊपर लिखते हैं, बोरॉन 10 का मिल जाएगा। और 100 माइनस एक्स करोगे, 100 में से x का वैल्यू सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको ये बोरॉन का दूसरा परसेंटेज मिल जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, और इस तरह के सम्स एग्जाम में आते भी हैं। ओके, और आप जब सॉल्व करोगे तो इसी टाइप के सम, ये जो सेकंड मेथड मैंने सिखाई, वो सेकंड टाइप के सम आपको ज्यादातर एग्जाम में पूछते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? बहुत सिंपल है कि भाई ग्राम एटॉमिक मास का मीनिंग होता है कि कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम में, इंस्टेड ऑफ यू, यूनिफाइड मास के प्लेस पर अगर मैं ग्राम में एक्सप्रेस करूं, दैट्स कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ओके, और इट इज कॉल्ड ग्राम एटम, और इट इज कॉल्ड मोल एटम। बहुत दो, सब कुछ सिंपल है। एक एग्जांपल देता हूं कि भाई सोडियम है, सोडियम का वैसे एटॉमिक मास हम जनरली लिखते क्या है, इट इज अ 23 U, बट अगर मैं यहां पर इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई एम राइटिंग दिस 23 ग्राम, तो ये बन गया व्हाट, ग्राम एटॉमिक मास। अगर एल्यूमिनियम है तो उसका हम लिखते हैं 27, तो अगर मैं लिखता हूं 27 ग्राम, तो एलिमेंट का एटॉमिक मास हमने ग्राम में मेंशन किया, दैट्स कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। आपकी स्कूल की ये जो एग्जाम्स होगी उसके अंदर इस तरह के VSQs एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं टीचर्स। ओके, तो बहुत ध्यान रखो। अब यहां पर हम जो आगे बढ़ रहे हैं ये क्या है, तो अब हम सीखने वाले हैं कि ये जो एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना हो तो उसकी अलग अलग मेथड्स है। 4 मेथड है जिसका डिस्कशन यहाँ पर किया हुआ है। सबसे पहली मेथड है डुलोंग एंड पेटिस मेथड। डुलोंग एंड पेटिस मेथड के अंदर क्या है दोस्तों, रेडी हो जाओ। सो अकॉर्डिंग टू दिस डुलोंग एंड पेटिस लॉ, एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4। दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, या दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एंड स्पेसिफिक हीट होता है वो कैलोरी में दिया होता है। ओके, ना दिया हो तो कन्वर्ट कर देने का। तो अगर मुझे एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट। ओके, और ये स्पेसिफिक हीट इसमें आती है कैलोरी के अंदर। बहुत सिंपल है। ओके, अब इसके अंदर थोड़े बहुत एक्सेप्शनल केस है कि ये मेथड वैसे तो आप हर एक सॉलिड एलिमेंट को अप्लाई कर सकते हो, सॉलिड एलिमेंट को, बट सम एक्सेप्शनल केसेस आर देयर कि वो सॉलिड एलिमेंट को आप अप्लाई नहीं कर सकते। कौन कौन से हैं? बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड सिलिकॉन। क्यों ऐसा है? क्योंकि उनकी जो स्पेसिफिक हीट है वो टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। इट वेरी विद द टेम्परेचर, and that is the simple reason we can't apply this method to the beryllium, boron, carbon and silicon। बाकी जितने भी सॉलिड एलिमेंट है, याद रखना सॉलिड एलिमेंट, यस, सॉलिड एलिमेंट के लिए ये सॉलिड मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब जब आपको एटॉमिक मास फाइंड आउट करना हो तो आपको ये मेथड अप्लाई करनी है। देखो आया ना नया, अभी तक हम एटॉमिक मास याद ही रखते थे, बट अगर नहीं दिया है, आपको स्पेसिफिक हीट दी है, उस टाइम पर कोई सॉलिड एलिमेंट की स्पेसिफिक हीट दी है और आपको मोलिकुलर मास फाइंड, एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, तो आप ये मेथड से बहुत आसानी से कर सकते हो। तो इसके लिए वीडियो देखना जरूरी है, इस तरह के क्वेश्चंस देखना जरूरी है, बराबर, MCQ सॉल्व करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको दिया हुआ एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी, ये आपको यहां पर दिया हुआ है। कभी कभी सम्स के अंदर क्या होता है कि
आपको एटॉमिक मास भी दिया होता है, इक्विवेलेंट मास भी दिया है, बट यू नीड टू फाइंड आउट द वैलेंसी। ओके, तो वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप वैलेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो। वैलेंसी इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। ओके, तो इसकी हेल्प से आप वैलेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम सेकंड मेथड की ओर आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है वेपर डेंसिटी मेथड। अब ये जो वेपर डेंसिटी मेथड है, इट इज सुटेबल फॉर द एलिमेंट्स हुज क्लोराइड आर वोलेटाइल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आपको बता रहा हूं, कौन से एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहला तो ये क्लोराइड होना चाहिए, और ऐसे क्लोराइड विच आर वोलेटाइल, ऐसे क्लोराइड जो वोलेटाइल होते हैं, ऐसे क्लोराइड को ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके अंदर फॉर्मूला लगने वाला है, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू द मोलिकुलर मास ऑफ क्लोराइड। जो भी क्लोराइड कंपाउंड है वो पूरे कंपाउंड का मोलिकुलर मास यहां पर आपको लिखना है। मोलिकुलर मास नॉर्मल मेथड से जो कैलकुलेट करते हैं एडिशन करके, वही। एंड इक्विवेलेंट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड। इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, ये हम चैप्टर, ये वीडियो कंप्लीट होते होते सीख जाएंगे, डोंट वरी। और एक दूसरा फॉर्मूला है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वीडी का मीनिंग वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 35.5। ओके, तो ये एक मेथड है जिसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी मेथड। ये वेपर डेंसिटी मेथड कब यूज करनी है? क्लोराइड कंपाउंड के लिए, और ऐसे क्लोराइड कंपाउंड जो वोलेटाइल होते हैं। ओके, अब तीसरी मेथड है स्पेसिफिक हीट मेथड। इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, बहुत इजी तरीका दिया हुआ है। इट इज सुटेबल ओनली फॉर गैस। सबसे पहले तो कौन सा मेथड किसके लिए यूजफुल है, कब अप्लाई करना है, ये याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो गैसियस एलिमेंट के लिए आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर दो टाइप के स्पेसिफिक हीट होता है गैसेस के लिए। एक होता है कांस्टेंट प्रेशर पर, और दूसरा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, सीवी। कांस्टेंट प्रेशर पर जो स्पेसिफिक हीट होता है गैस का, उसको बोलेंगे सीपी। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो गैस का स्पेसिफिक हीट होता है उसको बोलेंगे सीवी। और उनका जो रेशियो होता है, सीपी बाई सीवी का जो रेशियो है, इट इज नॉन एज गामा। यस, उस वैल्यू इज कांस्टेंट, और उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है? तो सीपी बाई सीपी का जो सीपी बाई सीवी का जो वैल्यू है, वो मोनो एटॉमिक गैस हो तो उसके लिए फिक्स आता है 1.66। डाई एटॉमिक गैस के लिए क्या होता है? 1.40। ट्राई एटॉमिक गैस के लिए क्या होता है? दैट इज 1.33। ओके, एंड नाउ हियर atomic mass of an element is equal to molecular mass divided by atomicity। एटोमिसिटी मीन्स कितने एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, उसके बेसिस पर आपको यहाँ एटोमिसिटी लिखनी है। और एटोमिसिटी से मोलिकुलर मास को डिवाइड करोगे तो आपको वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट होता है, गैसियस एलिमेंट, उसका आपको एटॉमिक मास मिल जाता है। चौथा मेथड है आइसोमॉर्फिज्म मेथड। इसमें आइसोमॉर्फिज्म मेथड में आपको क्या समझाया हुआ है? तो ये मेथड जो बेस करता है वो लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म पर बेस करता है। इसके अंदर स्टेटमेंट क्या है उसका? द कंपाउंड हैविंग आइडेंटिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो कंपाउंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होता है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन एंड केमिकल फॉर्मूला भी सेम तरह का होता है।
दे हैविंग सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशन एंड केमिकल फॉर्मूला। एक एग्जांपल देता हूं, K2SO4, K2CrO4, K2SeO4। यहां अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से, तो लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म यहां पर अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है? क्योंकि ये हर एक का स्ट्रक्चर देखोगे तो आइडेंटिकल है। यस, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, और इसीलिए उनका जो फॉर्मूला है और केमिकल फॉर्मूला और कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दे ऑल्सो आइडेंटिकल। वो भी क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। सिमिलर वे दूसरा भी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आप देखोगे तो तीनों तीन केस के अंदर सल्फर, क्रोमियम, ऐसी ये तीनों तीन जो एलिमेंट्स है, ये तीनों तीन एलिमेंट्स के साथ कितने एलिमेंट्स अटैच हुए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अटैच, इसकी एटोमिसिटी यहां से पता चलेगी। 4 ऑक्सीजन 2 पोटेशियम, 4 ऑक्सीजन 2 पोटेशियम, 4 ऑक्सीजन 2 पोटेशियम, मींस इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी? 6। बहुत सिंपल है। सिमिलर यहां आप देखोगे और एक एग्जांपल FeSO4 हाइड्रेट्स के एग्जांपल है, .7H2O, ZnSO4 .7H2O, MgSO4 .7H2O। तो यहां पर जिंक, मैग्नीशियम एंड आयरन, they having valency 2, atomicity 2। ओके, अब दोस्तों हमने यहां पर क्या समझा? तो एटॉमिक मास की डिफरेंट मेथड के बारे में डिस्कशन किया। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक समझने वाले हैं उसका नाम है मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होता है? तो इट इज एडिटिव प्रॉपर्टी, मींस जो भी कंपाउंड आपको दिया है या मोलिक्यूल दिया है उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मास का एडिशन, दैट्स कॉल्ड मोलिकुलर मास। बहुत सिंपल होता है और ये तो हमें बहुत पहले से सिखाया, जैसे कि H2SO4 है, H2SO4 का अगर मोलिकुलर मास मुझे कैलकुलेट करना है तो 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का क्या होता है? 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का क्या होता है? 16। तो टोटल मिला के 2 + 32 + 64 करोगे तो आंसर आएगा 98U, है ना? तो इसी मेथड से हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं। अब इसके अंदर आगे देखेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। तो जैसे ग्राम एटॉमिक मास में देखा था कि भाई जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास अगर ग्राम में लिखोगे तो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है, तो वैसे ये ग्राम मोलिकुलर मास है। अगर कंपाउंड है उसका मोलिकुलर मास ग्राम में हम एक्सप्रेस करेंगे, उसको हम बोलेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। यस, इट इज ग्राम मोलिकुलर मास। ओके, और अगर उसका वॉल्यूम है, वो अगर इस तरह से एक्सप्रेस किया हुआ है ग्राम के अंदर, दैट्स कॉल्ड ग्राम मोलर वॉल्यूम। ओके, सो इट्स कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास, और इट इज ग्राम मोलिक्यूल, और इट इज आल्सो नोन एज मोल मोलिक्यूल। बहुत सिंपल है। अब यहां पर आपको समझाया है वॉल्यूम। यहां पर अभी आपको ये ग्राम मोलर वॉल्यूम नाम की टर्म दी है, तो उसका मीनिंग क्या होता है? यस, प्रॉपर मीनिंग। तो यहां पर आपको दिया है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 मोल ऑफ एनी गैस at standard temperature and pressure। standard temperature and pressure, standard temperature and pressure पर STP means standard temperature and pressure। तो STP पर कोई भी गैस का 1 मोल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, यस, कोई भी गैस का 1 मोल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, दैट्स कॉल्ड ग्राम मोलर मास। अब यहां पर एग्जांपल दिया है कि भाई द वैल्यू ऑफ ग्राम मोलर मास फिक्स है। ग्राम मोलर मास की वैल्यू कितनी है? फिक्स 22 ग्राम मोलर वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स है 22.4 लीटर। यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कोई भी गैस का, एनी गैस का अगर मेरे पास 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम फिक्स ही होता है, दैट्स अ 22.4 लीटर। यस, एनी गैस if having 1 mole
कोई भी गैस को जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, देखो बेटा ये शब्दों पर खास ध्यान रखना है, अगर ये एसटीपी यूज नहीं किया है तो आप 22.4 वॉल्यूम नहीं ले सकते, मोलर वॉल्यूम। बट अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है कि गैस है उसका 1 मोल है और एसटीपी पर रखा हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर रखा है, तो उसका वॉल्यूम क्या निकल के आएगा, 22.4 लीटर। ओके, तो ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है। एक्सप्रेशन फॉर मास एंड डेंसिटी, तो मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ any gas at standard temperature and pressure is equal to the vapor density of gas in gram। और यहां पर दूसरा क्या लिखा हुआ है, तो दूसरा लिखा हुआ है कि अगर आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना लेना है, तो 22.4 लीटर को ml में कन्वर्ट कर दो और 22,400 ml, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। ओके, तो इस तरह से ये कैलकुलेशन होती है। अब आगे देखते हैं मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलिकुलर मास। तो जैसे वहां हमने मेथड देखी थी एटॉमिक मास की, तो यहाँ भी 4 मेथड है मोलिकुलर मास डिटरमाइन करने की, डिफ्यूजन मेथड, वेपर डेंसिटी मेथड, विक्टर मेयर मेथड एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड। अगर आप ध्यान से देखोगे, एनालाइज करोगे, तो सारी मेथड आपको, जो एटॉमिक मास में हमने मेथड्स देखी थी, कुछ कुछ मेथड उसके जैसी ही है, कोई चेंजेस ज्यादा नहीं है। बट यहाँ वहां हमने एटॉमिक मास शब्द यूज किया था, और एटॉमिक मास एलिमेंट का होता है, तो यहाँ मोलिकुलर मास कंपाउंड का होता है, तो उस तरह के चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो डिफ्यूजन मेथड है विच इज अप्लीकेबल फॉर द गैस, जो गैसियस एलिमेंट के लिए अप्लाई होता है या कंपाउंड के लिए। द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलिकुलर मास। देखो यहां पर सबसे पहले तो R1, रेट ऑफ डिफ्यूजन को बोलेंगे R, यानी ऐसा होता है कि एक ग्लास सिलेंडर, आप जैसे जैसे आगे स्टडी करोगे 11th के अंदर, वैसे वैसे स्टेट ऑफ मैटर का चैप्टर आएगा, उसके अंदर ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको समझाया है कि एक ग्लास ट्यूब होता है, एक प्लेस पर अमोनिया अमोनिया में डुबाया हुआ कॉटन, और एक साइड पर HCl के अंदर डुबाया हुआ कॉटन, वो दोनों ग्लास ट्यूब के दोनों एंड पर रखते हैं। तो उसके अंदर से गैस डिफ्यूज होगा और वो गैस यहाँ पर कहीं मिलेगा, वहां पर NH4Cl का फॉर्मेशन होता है। अब ये दोनों गैस है वो डिफ्यूज होते हैं, डिफ्यूजन का मीनिंग स्प्रेड। बट एक गैस होता है वो कम स्पीड से होता है, एक गैस वो ज्यादा स्पीड से डिफ्यूज होता है। ओके, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलिकुलर मास। यस, स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलिकुलर मास, यानी मोलिकुलर मास जितना ज्यादा होगा ना, उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना होगा, कम होगा। यानी कोई मोटा इंसान है, सॉरी मजाक नहीं उड़ा रहे, बट उनको दौड़ने में थोड़ी तकलीफ पड़ती है, बराबर, दौड़ने में थोड़ी तकलीफ पड़ती है, क्यों, उनका वेट ज्यादा है, उनका मोलिकुलर मास ज्यादा है, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन स्प्रेड होने में उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो बस यही कंसेप्ट है यहाँ पर। तो सपोज मेरे पास दो गैस है, एक गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन जिसको मैं बोलूंगा गैस 1, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m1। ओके, लिखा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलिकुलर मास। R2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m2। अब दोनों का रेशियो लेना है, दोनों गैस है उसका रेशियो लेना है, मींस R1/R2 कर दो। अब अगर मैं R1/R2 करता हूं तो क्या आएगा, हियर M2/M1। कैसे आया सर, अरे देखो बेटा, ये क्या है,
1/√m1 मल्टीप्लाई बाय R2 का क्या आता है 1/√m2, तो ये m2 तो ऊपर चला जाएगा। ओके, ऊपर लिख दिया ये। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू m2/m1। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तो इसकी हेल्प से भी हम मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन पता होना चाहिए। वो रेट ऑफ डिफ्यूजन, और जो कोई एक गैस होगा जो नॉन गैस होगा उसका मोलिकुलर मास आपको दे दिया होगा या तो नाम दिया होगा, तो आप मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। और दूसरा गैस आपके लिए अननोन रखा होगा, तो ये अननोन गैस का और नॉन गैस दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया है, यहां पर रख दो वैल्यू। जो एक गैस है जिसका मोलिकुलर मास पता है उसकी वैल्यू रखो, तो अननोन वाले की आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, आगे देखते हैं वेपर डेंसिटी मेथड। वेपर डेंसिटी मेथड बहुत इजी है, आगे जैसे एटॉमिक मास में देखा था वही है, बट उसके प्लेस पर मोलिकुलर मास लिखा हुआ है बस, और कोई फर्क नहीं है। बट कब यूज करोगे, गैसियस कंपाउंड के लिए ही एप्लीकेबल होता है। यहां हम क्या करते हैं, मास ऑफ फिक्स वॉल्यूम ऑफ वेपर इज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अंडर द सेम कंडीशन। ओके, एंड द रेशियो ऑफ दिस मास इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। यानी ये जो रेशियो निकालते हैं वो रेशियो को हम क्या बोलेंगे, वेपर डेंसिटी बोलेंगे। और इट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। क्यों, क्योंकि हमने यहां पर दो मास का कंपैरिजन किया है। किसके साथ कंपैरिजन किया है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो वेपर है, ये हाइड्रोजन की वेपर के साथ वो जो दूसरा जो अननोन गैस है, या तो हमने जो दूसरा गैस लिया है उसकी वेपर का जो वॉल्यूम है उतनी ही वॉल्यूम का हाइड्रोजन गैस लेते हैं और उसकी कंपैरिजन करते हैं। और जो कंपैरिजन से यानी जो उनके मासेस का जो रेशियो आएगा, दैट्स कॉल्ड वेपर डेंसिटी। ओके, दैट्स कॉल्ड वेपर डेंसिटी, और इट इज आल्सो नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। और हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, जो ऑलरेडी आगे हमने एटॉमिक मास वाले कंसेप्ट में स्टडी किया हुआ है। नाउ विक्टर मेयर मेथड, ये जो विक्टर मेयर मेथड है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द वोलेटाइल लिक्विड और सॉलिड। जो वोलेटाइल लिक्विड या सॉलिड है उनके लिए ये विक्टर मेयर मेथड इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर आपको क्या बताया है कि इट इज बेस्ड ऑन डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। कि भाई उसमें ऐसा बताया है, ये भी आपने स्टडी कर लिया है कि 22,400 ml वेपर ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस की वेपर यानी वोलेटाइल सब्सटेंस है उसकी वेपर अगर 22,400 ml है, तो उसका दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस। यस, बहुत सिंपल है कि कोई भी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास किसके बराबर होता है, तो उसकी 22,400 ml वेपर के बराबर होता है। ये तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस हो गई ना, अगर आपको याद हो तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में क्या पढ़ाते हैं कि कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल वो किसके बराबर होता है, तो 6.022 10⁻23 एटम्स के बराबर होता है। कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल उसके मोलिकुलर मास के बराबर होता है। कोई भी सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना होता है, तो 22.4 लीटर बराबर होता है। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस फिर आप क्या करते हो, तो उसके अंदर आप फिर ऐसे इंटर रेशियो निकालते हो, मींस इंटर रिलेशन निकालते हैं हम। तो ये सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है कि भाई 6.022 10⁻23 एटम्स है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4। बट यहाँ आपको एक ध्यान रखना है कि एक शब्द यहाँ दिया होना चाहिए, क्या, एसटीपी। ये सारी बातें कब पॉसिबल है, व्हेन दिस ऑल थिंग्स गिवन इट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, अब हम आगे देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड, अब इसका इक्वेशन देखोगे ना आप घबरा जाओगे।
बट अगर ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा बस ये वाला इक्वेशन है और कुछ नहीं है, ये तो खाली समेशन किया हुआ है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द नॉन वोलेटाइल सॉलिड। नॉन वोलेटाइल सॉलिड, तो सर पता कैसे चलेगा ये वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल है? तो एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। आपके दिमाग में बस उस टाइम पर वो फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए कि भाई हाँ यहाँ पर ये वाली मेथड आएगी। ओके, तो यहाँ पर हम अगर एवरेज एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड से। तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू सिग्मा AIXI सिग्मा एक्स टोटल। याद आया बेटा? ये कौन सा फॉर्मूला याद करवाऊं मैं? एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला था ना, उसमें आपने क्या लिखा था? M क्रॉस A प्लस N क्रॉस B डिवाइड बाय M प्लस N। ओके, तो वही बात लिखी है कि जितने भी ये M एंड N उसके प्लेस पर इन जनरल में लिख दिया AI मीन्स यहाँ पर मुझे M और N अलग अलग ना लिखना हो तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, M1 M2 लिख सकते हैं। तो ऐसा ही होगा ये AI। XI मीन्स A एंड B, XI हो गया ये मीन्स हमारा जो एटॉमिक मास होगा, डिवाइड बाय जो भी आपने रेशियो लिया है उसका एडिशन कर दो। तो यहाँ AI के प्लेस पर एटॉमिक मास लिया हुआ है, देखो, है ना। और X1 XI के प्लेस पर हम क्या बोलेंगे? इट्स अ परसेंटेज रेशियो। जो भी हमारा परसेंटेज था जो हमने वहां पर लिया था M एंड N, वहां हमने Mn को रेशियो बोला था और AB को क्या बोला था? एटॉमिक मास। तो वहां पर यहां पर आपको AI को जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक मास होते हैं वो AI के प्लेस पर रखो, फिर XI के प्लेस पर आपको क्या रखना है? परसेंटेज रेशियो रखना है। फिर दूसरा एलिमेंट उसका फिर एडिशन करो, वो उसकी जो दोनों वैल्यू है A और X की, उसका फिर तीसरा अगर आइसोटॉप दिया हुआ है तीसरे की वैल्यू रखो, डिवाइड बाय जितने भी परसेंटेज दिए उसका एडिशन कर दो। तो कंबाइन करके पूरा यहाँ फॉर्मूला दिया है समेशन के फॉर्म में। ओके, सिमिलर वे अगर आपको मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है एवरेज, सो इट इज समेशन MIXI डिवाइड बाय समेशन ऑफ X टोटल, बराबर। तो ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पोर्शन। दोस्तों, तो हमने यहाँ मोलिकुलर मास क्या होता है उसका कंप्लीट डिस्कशन किया है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसके अंदर आपको दिया है इक्विवेलेंट मास, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्शन। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तो आपको डेफिनेशन देख के ऐसा लगेगा कि क्या क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर, बट हम आपको यहाँ पर समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट मास? The number of part by mass of substance that combine with displace 1.008 part of 8 parts by mass of hydrogen। मीन्स कोई भी सब्सटेंस है वो जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, कोई X नाम का सब्सटेंस है, उसको जब मैं हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता हूं तो ये हाइड्रोजन के 1.008 पार्ट को रिप्लेस करने में खुद का कितना यूज करेगा? दैट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। सपोज कोई X नाम का सब्सटेंस है, उसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, तो ऑक्सीजन के 8 पार्ट्स को रिप्लेस करने में वो खुद का कितना मास यूज करेगा? दैट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। अगर ये X नाम का एलिमेंट है, उसकी रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं, तो क्लोरीन के 35.5 पार्ट को रिप्लेस करने के लिए वो खुद का कितना पार्ट डिस्प्लेस करेगा? दैट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। यस, दिस इज अ इक्विवेलेंट मास, है ना। तो ये तीन को कंबाइन करके ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है। इसीलिए जब हम रीड करते हैं ना ऐसी डेफिनेशन, तो दिमाग की हड्डी को भी तोड़ देता है, मींस पता नहीं चलता है। सो ऑन द अदर हैंड, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम न्यूमेरिकल इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट मास, दैट्स कॉल्ड, यानी कोई भी सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है अगर ग्राम में दी, यानी उसका इक्विवेलेंट मास ग्राम में दिया है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? ग्राम इक्विवेलेंट मास, GEM। इट्स अ ग्राम इक्विवेलेंट मास। ओके, अब देखते हैं इसके एक्सप्रेशन, बहुत जरूरी है दोस्तों।
बड़े ध्यान से ध्यान रखना, और ये पोर्शन आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा तो लिख देना आप लोग। ओके, तो इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज मैं अभी आपको देने वाला हूं। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। कलर कलर, कौन सा कलर? ब्लैक कलर। नाउ इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड मोलिकुलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी। सर ये वैलेंसी तो पता चल जाएगा, बट ये एसिड के अंदर बेसिसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एसिड के अंदर बेसिसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? तो उसके लिए आपको यहां पर आपके एसिड के अंदर जितने भी आयोनाइजेबल H प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि HCl है तो उसके अंदर आयोनाइजेबल H प्लस कितने होते हैं? 1। तो HCl की बेसिसिटी कितनी होती है? 1। सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके अंदर आयोनाइजेबल H प्लस कितने होते हैं? 2। तो उसकी बेसिसिटी कितनी आएगी? 2। सिमिलर वे HNO3, तो उसकी आयोनाइजेबल, उसके अंदर आयोनाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं? 1। तो उसके लिए अंदर H प्लस कितने आएगा? बेसिसिटी क्या आएगी? 1। मींस एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है। और कैसे कैलकुलेट करते हैं बेसिसिटी एसिडिटी, वो हमने यहां आपको बता दिया। ओके, फिर तीसरा फॉर्मूला है बेस की एसिडिटी। और एसिडिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एग्जाम्पल जैसे कि, तो उसके अंदर आयोनाइजेबल OH माइनस आयन कितने हैं? NaOH, तो एक OH माइनस आयन। CaOH ट्वाइस, 2 OH माइनस आयन। AlOH थ्राइस, 3 OH माइनस आयन। बहुत सिंपल। नाउ इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, फॉर्मूला मास डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज लो या तो टोटल नेगेटिव चार्ज, उससे डिवाइड करो फॉर्मूला मास को। जैसे कि एक एग्जांपल भी दे देता हूं, Na2CO3, तो इसके अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा? 2Na प्लस, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज आएगा 2। या तो कार्बोनेट है तो CO3 2 माइनस, तो उसका टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आएगा? दैट इज ऑल्सो अ 2। तो आपका जो फॉर्मूला मास होता है, यहाँ आप साइन कंसीडर नहीं करना है, आपका जो फॉर्मूला मास है ये फॉर्मूला मास को 2 से डिवाइड कर दो। यस, डिवाइडेड बाय 2, तो कर दिया 2। तो आपको जैसे कि Na2CO3 है, तो Na2CO3 का मोलिकुलर मास क्या आएगा? सोडियम का 23, 46 प्लस कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन का 48 होगा ना? यस, इट इज अ 16 32 16 देता 48। तो यहाँ पर आपको 46 प्लस 12 प्लस 48 करना है, तो यहाँ पर आएगा दैट्स इट 4 प्लस 4 8 10, यानी 106। यानी आपको क्या करना है यहाँ पर? 106 डिवाइड बाई 2 करना है, तो आपका आंसर आएगा 53। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से जो सॉल्ट होते हैं,
वो सॉल्ट को या तो उसके अंदर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है उससे डिवाइड करो और नेगेटिव चार्ज से डिवाइड करो, दोनों सेम ही आते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। ओके, तो ये आपको सिखा दिया। या तो फिर दूसरा एक भी फॉर्मूला है इसके अंदर ही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन पर मोलिक्यूल्स। ओके, तो ये भी आपको यहां पर दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, कि कितने इलेक्ट्रॉनों गेन या लूज करता है उसके बेसिस पर वो उससे डिवाइड कर दो फॉर्मूला मास को, तो भी आपको पता चल जाएगा इक्विवेलेंट मास। तो ये अलग अलग फॉर्मूला यहाँ आपको लिखवाए हुए हैं और बाकी के हम यहाँ पर देखेंगे। सो मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों कितनी मेथड है, हर एक के नाम नहीं बोल रहे हैं बट वन बाय वन ये सारी मेथड का डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। यस, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड यानी कोई भी मेटल, हाइड्रोजन क्या, जब यानी यहां पर आपको मेथड दिया हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो ये हाइड्रोजन कहां कहां से डिस्प्लेस होता है, तो एसिड, अल्कली या अल्कोहल। ओके, तो अगर कोई भी मेटल एसिड, अल्कली या अल्कोहल में से 11,200 ml 11,200 ml डिस्प्लेस करता है, यानी कोई भी मेटल एसिड, अल्कली या अल्कोहल के 11,200 ml को डिस्प्लेस करने के लिए खुद का जो मास यूज करेगा, दैट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट मेटल। यस, फिर से कोई भी मेटल एसिड, अल्कली या अल्कोहल के अंदर से हाइड्रोजन का 11,200 ml डिस्प्लेस करने के लिए खुद का जो मास यूज करता है, निकालने के लिए खुद का जो मास यूज करेगा, दैट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट मेटल। और तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड 1.008। ओके, तो इस तरह से ये दो फॉर्मूला दिया हुआ है। जब आपको मास दिया हाइड्रोजन का तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, और जब आपको वॉल्यूम दिया है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, जब मास की बात करते हैं तो यहाँ पर 1.008 आएगा, जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा 11,200 और नीचे वॉल्यूम से डिवाइड करना है। एंड ये मेथड कब यूज करेंगे, सो दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द मेटल विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और कैन कंबाइन विद द हाइड्रोजन, यानी ऐसी मेटल्स जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती है या तो उसके साथ कंबाइन होती है। ऐसी मेटल्स के लिए, ऐसी मेटल के लिए जब हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तब आप ये मेथड यूज कर रहे हो। ओके, कर सकते हो। नाउ ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, कि अगर कोई भी एलिमेंट है वो ऑक्सीजन का 8 ग्राम, ऑक्सीजन कोई भी मेटल को ऑक्सीजन के 8 ग्राम के लिए 8 ग्राम के साथ कंबाइन होने के लिए खुद का जो मास यूज करना पड़ता है। यस, अगेन कोई भी एलिमेंट को ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ कंबाइन होने के लिए खुद का जो मास
यूटिलाइज करना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट मेटल। वो हाइड्रोजन के बेस पर थी, ये ऑक्सीजन के बेस पर है। ओके, तो यहां पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8। बट जब ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया है तो सिंपल चेंज करना है, मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू सॉरी इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इन ml, और मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 5600 बराबर। तो ये वॉल्यूम के लिए, ये मास के लिए बराबर। अगेन जब ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ कंबाइन होने के लिए वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसको जितना भी खुद का मास यूटिलाइज करना पड़ता है, दैट्स इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट मेटल। दिस इज फॉर द ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। ओके, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। नाउ क्लोराइड फॉर्मेशन। अब आपको समझ में आ जाएगा कौन सा पोर्शन चेंज करना है ना, कौन सा पोर्शन चेंज करना है समझ में आ जाएगा आपको। अब यहां पर और क्लोरीन की बात करिए तो क्लोरीन का 35.5 ग्राम, क्लोरीन के 35.5 ग्राम के साथ रिएक्ट करने के लिए वो जो एलिमेंट है उसका जितना मास यूटिलाइज होता है, दैट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट एलिमेंट। So mass of metal is equal to mass of chloride 35.5। अब यहां पर अगर आपको वॉल्यूम दिया है, सो मास ऑफ मेटल इज डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्लोराइड इन ml at standard temperature and pressure multiply by 11,200 ml। ओके, तो इस तरह से आपको इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है मेटल का जब वो क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है तब। तो यहाँ ऑक्साइड फॉर्मेशन आ गया, क्लोराइड फॉर्मेशन आ गया, और हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट भी हमने डिस्कस कर लिया। अब चौथी मेथड देखते हैं जिसके अंदर मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जो मेथड है, ये मेथड का यूज कब होता है, अब यहाँ पर एक आई थिंक हाँ 5th नंबर का मेथड है मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, कि इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। यस, कि जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से रिमूव करता है, जब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करता है, तब जाके ये मेथड यूज करते हैं। और उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सो मास ऑफ मेटल एडेड डिवाइड बाय मास ऑफ metal displace is equal to equivalent mass of metal added divide by equivalent mass of metal displace। अब दोस्तों यहां आपने देखा ये फॉर्मूला है कि जब एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर रही है उस टाइम पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का। अब यहाँ देखोगे अब तो ये 3rd नंबर का मेथड है, बाद में डायरेक्ट 4 नंबर का स्किप हो गया है, तो वो 4 नंबर का कौन सा है वो भी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ साथ में ही। अब देखोगे तो 4 नंबर का जो मेथड था वो कौन सा है, हम देख लेते हैं नाम,
वो है न्यूट्रलाइजेशन मेथड। यस, न्यूट्रलाइजेशन मेथड। तो यहां पर हम लिख देते हैं, हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। न्यूट्रलाइजेशन मेथड तो सबसे के लिए पहले तो किसके लिए है, तो फॉर एसिड एंड बेस। एसिड बेस के लिए मेथड है। और उसके अंदर दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड और या बेस, उसका फाइंड आउट करना है वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू नॉर्मालिटी। ओके, तो ये हर एक टर्म्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वेट क्या होता है, डब्ल्यू का मीनिंग मास ऑफ, अगर मैंने एसिड लिया है तो एसिड का मास, और बेस लिया है तो बेस का मास। देन वी क्या है, तो वॉल्यूम, कि भाई कोई भी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो जो एसिड या बेस है उसका कितना वॉल्यूम अपने यूज किया हुआ है, तो वॉल्यूम फॉर न्यूट्रलाइजेशन। और तीसरा है एन, मींस नॉर्मालिटी। अगर एसिड है तो एसिड की नॉर्मालिटी, बेस है तो बेस की नॉर्मालिटी। ओके, अब ये 5 मेथड हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे 6 नंबर की मेथड, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या होता है, तो यहां पर बताया है कि भाई क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दैट रिएक्ट एट इलेक्ट्रोड व्हेन 1 farad ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास इज इक्वल टू इट्स ग्राम इक्विवेलेंट मास। 1 फैराडे इलेक्ट्रोड, 1 फैराडे जितनी इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं कोई भी इलेक्ट्रोड पर से, 1 फैराडे जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इलेक्ट्रोड पर से, तो जो क्वांटिटी रिएक्ट करती है, वो जो सब्सटेंस की क्वांटिटी रिएक्ट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट मास। फिर से बोलता हूं, कोई मेरे पास इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रोड के ऊपर हमने यहाँ पर मेटल रखा हुआ है, तो जब मैं इलेक्ट्रोड पर से 1 फैराडे जितना इलेक्ट्रिक करंट पास करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ, तो वो जो सब्सटेंस है उसकी जितनी अमाउंट रिएक्ट करती है, दैट अमाउंट इज इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट मास। सो हियर सीधा सीधा यहाँ फॉर्मूला बनेगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट multiply by 9,000 96,500. It is electrochemical equivalent multiply 9,000 96,500. ओके, तो क्वेश्चन इज अराइज की सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास है, इक्विवेलेंट मास ये कैसे फाइंड आउट करने का, ग्राम इक्विवेलेंट मास, तो इट इज अ रेशियो ऑफ मास ऑफ टू मेटल्स, ratio of mass of two metal deposited at the same quantity of the electricity will be in the ratio of their equivalent mass, means w by w1 divided by w2 is equal to e1 by e2। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। ओके, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो भी आपको वेट फाइंड आउट करना है, ये एक इक्विवेलेंट मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है जिसके अंदर क्या पास करना है, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करना है। तो जो सब्सटेंस है वो जो रिएक्ट करता है, जितना सब्सटेंस रिएक्ट करेगा उस किसके बराबर होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास के वेट बराबर होता है। ग्राम इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है। ओके, 7 नंबर का मेथड है, 7 नंबर का मेथड इसका नाम है डबल डिकम्पोजिशन मेथड। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन दिया है ABCD। जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहां पर हमें ऐसा इंटरचेंज देखने को मिलेगा, A रिएक्ट विद द D, C रिएक्ट विद द B। ओके, तो इस तरह से डबल डिकम्पोजिशन होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करने के लिए, मास ऑफ कंपाउंड
AB mass of compound AD is equal to equivalent mass of A plus equivalent mass of B divided by equivalent mass of A equivalent mass of D. Okay, this is similar to the W1 by W2 is equal to E1 by E2. यहां पर भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको खास ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, बहुत जरूरत पड़ेगा ये फॉर्मूला का। देन कन्वर्जन मेथड, जब एक कंपाउंड वन कंपाउंड ऑफ मेटल इज कन्वर्ट इनटू द अनदर कंपाउंड, एक कंपाउंड जैसे कि CuSO4 है, वो CuNO3 ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, मेटल सेम ही रहेगा बट कंपाउंड चेंज हो जाता है, तब इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मास ऑफ कंपाउंड 1, उसको हम W1 बोलेंगे, मास ऑफ कंपाउंड 2 उसको हम W2 बोलते हैं, इज इक्वल टू E प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ रेडिकल 1, रेडिकल मींस जो डिसोसिएट हुआ है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया CuSO4, तो SO4 रेडिकल डिसोसिएट हुआ, तो SO4 रेडिकल का मास यहां लिखना है, और जिसमें कन्वर्ट हुआ तो उसका जो नेगेटिव रेडिकल आता है उसका मास यहां लिखो, तो दैट्स अ रेडिकल नंबर 2। ये E का मीनिंग क्या होता है बेटा? आगे भी आया था E1 E2, तो E का मीनिंग होता है दिस इज व्हाट इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। ओके, यानी जो भी, जैसे कि हमने CuSO4 लिया तो कॉपर मेटल का जो इक्विवेलेंट मास है वो यहां लिखना है E के प्लेस पर। ओके, सो दिस इज अवर फॉर्मूला। नाउ वोलेटाइल क्लोराइड मेथड। अब ये वोलेटाइल क्लोराइड मेटल के मेथड के अंदर ये फॉर्मूला तो वैसे भी आगे आ गया है, वैलेंसी ऑफ मेटल, याद करो वो क्लोराइड वाला मेथड था, बस उसी अंदर, उसके अंदर ही यही वाला फॉर्मूला था, 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड, क्या आया था दोस्तों याद करो जल्दी, डिवाइड बाय द, मैंने आपको बोला था कि इक्विवेलेंट मास अभी तो आपको नहीं आता है फाइंड आउट करना, बट आगे आगे टॉपिक के अंत में जाओगे आपको आ जाएगा। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और क्लोराइड का इक्विवेलेंट मास तो हमें पता है, ये इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड पूरे कंपाउंड का लिखना है। कंपाउंड के अंदर दो चीज होती है, एक मेटल होता है और उसके साथ जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड है वो अटैच हुआ है, वो तो उसमें से क्लोराइड का तो पता है, खाली मेटल का नहीं पता, तो मेटल का लिख देते हैं E प्लस 35.5, तो मेरा जो फॉर्मूला है वही बन गया, मैंने खाली सेपरेशन कर दिया, बाकी फॉर्मूला तो ये ऊपर वाला ही है। और E इज इक्वल टू, अगर मुझे E फाइंड आउट करना है, तो अगर आपको नहीं दिया है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 इंटू सब्जेक्ट बना देना है वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन वैलेंसी माइनस 35.5, दिस इज आवर फॉर्मूला। ओके, तो यहां पर आपको ये दो फॉर्मूला समझाए। अब बढ़ते हैं लास्ट मेथड की ओर, सिल्वर सॉल्ट मेथड फॉर ऑर्गेनिक एसिड। ये इसके अंदर क्या करोगे दोस्तों आप? इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड 108 into mass of silver salt divided by mass of silver metal, mass of silver metal minus 107. Okay, now molecular mass of acid, दूसरा एक फॉर्मूला है, मोलिकुलर मास ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इनटू बेसिसिटी।
ये भी मेरा एक फॉर्मूला बन गया। ओके, तो ऐसे ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो जाके आपको ये सारे फॉर्मूलाज है वो याद रहेंगे। ओके, तो ये सिल्वर सॉल्ट मेथड है, ऑर्गेनिक एसिड जब दिया हो उसका इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है, मींस उसके अंदर सिल्वर दिया है, तो आप जाके ये वाली मेथड यूज करोगे। ओके, ये हर एक टाइप के एमसीक्यू आपको मिलेंगे, बट क्लिक होना चाहिए कि भाई मुझे यहाँ पर ये वाली मेथड यूज करनी है। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एमसीक्यू, जो सॉल्व करने की चीज है, याद करने की चीज नहीं है। सो लेट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व द एमसीक्यू। विच प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज होल नंबर? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो ऑलवेज होल नंबर, कंप्लीट नंबर होती है? एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक नंबर। क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, दैट इज एटॉमिक नंबर, जो ऑलवेज होल होता है, सिंपल नंबर होता है। एंड सी मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड ऑन, शुरुआत में ही देखा था, इट इज बेस्ड ऑन C12 सल्फर फॉर्म। द क्लोराइड, सल्फर दो तरह के क्लोराइड बनाता है, एक यहां पर दिया है S2Cl2 और दूसरा दिया है SCl2। तो ये जो कंपाउंड है, ये जो क्लोराइड है, उसके अंदर सल्फर का, यस, उसमें से जो SCl2 नाम का कंपाउंड है उसमें सल्फर का इक्विवेलेंट मास, यानी मेटल का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है। यस, मेटल का। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू, इसका फाइंड आउट करना है, सल्फर का ही फाइंड आउट करना है, पूरे कंपाउंड के साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो इट इज एटॉमिक वेट एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। तो यहां पर आपको एटॉमिक मास सल्फर का कितना होता है? 32। वैलेंसी कितनी लिखोगे? देखो यहां पर इट इज SCl2। तो डिसोसिएशन करेंगे तो सल्फर की वैलेंसी कितनी आएगी? इट इज 2, यानी सल्फर के साथ दो क्लोरीन अटैच है, तो ऑब्वियसली सल्फर की वैलेंसी कितनी है? 2, है ना? आप देख सकते हो, सल्फर हैविंग 2 क्लोरीन, ऑब्वियसली इट हैविंग वैलेंसी 2। देन व्हाट इज आवर आंसर? 16 ग्राम पर मोल। दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है Na2CO3, Na2S2O3 plus I2, it gives Na2S4O6 plus 2NaI। अब इसके अंदर मुझे ये जो कंपाउंड है Na2S2O3, इसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है। यस, बहुत जोरदार एमसीक्यू है ये। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सबसे पहले तो यहां पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो। ऑक्सीडेशन नंबर तो हम बाद में फाइंड आउट करेंगे, बट सबसे पहले तो Na2S2O3 का मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर लो। ये हमारा जो कंपाउंड है Na2S2O3 एंड Na2S4O6, उसमें से Na2S2O3 का मुझे इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है। अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है तो मेरे पास फॉर्मूला है यस, है फॉर्मूला। मैं पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूं। तो फॉर्मूला क्या है? दैट इज इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। सर अभी ये n फैक्टर क्या है? n फैक्टर कैसे डिसाइड करेंगे हम? तो n फैक्टर डिसाइड करने का फॉर्मूला है n फैक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि उसमें जो मेटालिक एलिमेंट है उसका, यानी सल्फर का, नॉन मेटालिक एलिमेंट सल्फर, ये जो सल्फर है, ये सल्फर के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आया है, ये कैलकुलेट करके यहां रखना है। ओके,
बाकी के तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आया है। सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आया है, तो पहले तो हम दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों केस के अंदर सल्फर का। तो ये पहला केस Na2H2O3, सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर उसको हम सपोज कर लेंगे तो सल्फर का सोडियम का कितना आता है दोस्तों, सोडियम का होता है +1, सल्फर का मैं सपोज कर लेता हूं और ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2x, यहाँ पर 3 2 जा -6, तो -6 + 2 क्या होता है, -6 + 2 होता है -4, -4 सामने जाएगा +4, एंड हियर इज व्हाट 2x इज इक्वल टू +4, तो x इज इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू +2। दिस इज अवर आंसर। नाउ Na2S4O6, तो यहां पर कलर चेंज करते हैं तो क्या हमें थोड़ा मजा आए देखने में। इसका ही फाइंड आउट करना है इसका, सो 2 इंटू सोडियम +4 इंटू सल्फर +6 इंटू ऑक्सीजन। सल्फर का तो सपोज कर लो, ऑक्सीजन का -2 है, 2 1 जा 2, 4x, 6 2 जा 12, तो 12 - 2 10, -10, तो यहाँ पर तो 0 है क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। सो दिस इज व्हाट 4x - 10, तो x बराबर 10 डिवाइड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 2.5। दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 2, यहाँ पर है वो 2.5। ओके, हाँ, यहाँ पर क्या पूछा है एक्चुअल में, यहाँ पर लिखना रह गया है कि भाई ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आता है 0.5 का, 2.5 - 2, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट 0.5। ओके, तो यहाँ पर 0.5, सो 2 इंटू 0.5 व्हाट इज द आंसर, दैट इज इक्वल टू 2। तो हमारा एन फैक्टर क्या आएगा, एन फैक्टर क्या आएगा 1, सो आवर आंसर इज व्हाट 1। तो यहाँ पर आपको आंसर दिया है m, और यहाँ पर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है Na2S2O3 की आगे। दिस इज योर आंसर। तो एक और फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने का, m डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 इंटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इस तरह से आपको एन फैक्टर मिलता है। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड CuSO4.5H2, CuSO4.5H2 कंपाउंड एटम्स फाइंड आउट करना है। तो एक कॉपर है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, और 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, टोटल 3, और ऐसे 5 मोलिक्यूल ऑफ 5 मोलिक्यूल्स आर गिवन। तो 5 3 are 15, 15 + 4 19, 19 + 1 19 + 2 21 एटम्स आर देयर। बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ एटम काउंट करना है। अब यहाँ आपको दिया हुआ है कि 74.5 ग्राम ऑफ मेटालिक क्लोराइड कंटेन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। यस, अब आपको दिया हुआ है वेट ऑफ मेटल क्लोराइड। मेटल क्लोराइड का वेट दिया है 74.5 ग्राम। ओके, अब इसमें से जो क्लोराइड है
ये क्लोराइड का वेट दिया हुआ है 35.5 ग्राम। तो अगर मुझे मेटल का काउंट करना है, मेटल का, तो वो मेटल का कितना होगा? तो ऑब्वियसली 74.5 में से 35.5 सब्सट्रैक्ट कर दो तो हमें आंसर मिलेगा 39 ग्राम। तो अब ये जो मेटल है जिसका वेट आपको 39 ग्राम है, उसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है। यस, वेट ऑफ मेटल डिवाइड बाय वेट ऑफ क्लोराइड। देखो देखो देखो, क्लोराइड वाला केस आया, मेटालिक क्लोराइड, मेटालिक क्लोराइड। तो जब भी आपको मेटालिक क्लोराइड दिया होता है, यस, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करने का, याद करो मेथड बेटा। ओके, और मल्टीप्लाई बाय 35.5 करेंगे। बहुत सिंपल है ये तो 39 डिवाइड बाय वेट ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड का आता है 35.5, मल्टीप्लाई बाय 35.5, तो ये तो कट हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? 39। दिस इज अवर आंसर। सी, नाउ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट इज 4। एक एलिमेंट है, उसका इक्विवेलेंट वेट आपको दिया है 4। इट्स क्लोराइड हैज वेपर डेंसिटी, और उसका जो क्लोराइड है उसकी वेपर डेंसिटी आपको दी है 59.25। तो वैलेंसी फाइंड आउट करना है, वैलेंसी। सो वैलेंसी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला तो क्या है? तो अगर मुझे वैलेंसी फाइंड आउट करना है, वी हैविंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या आता है? मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट जो आपको दिया हुआ है, प्लस क्लोराइड का रखेंगे। ओके, क्योंकि यहां जो मेटालिक क्लोराइड है, वो मेटालिक क्लोराइड यानी सीधा फॉर्मूला बनता है वैलेंसी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटालिक क्लोराइड। ओके, अब उसमें से क्लोराइड का 35.5 और मेटल जो एलिमेंट है उसका तो दिया हुआ ही है 4। तो आप कंबाइन करके रख भी सकते हो, डायरेक्ट डायरेक्ट रख सकते हो, और डायरेक्ट नहीं रखना है तो इसकी सेपरेशन वे में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर मेरे पास मोलिकुलर वेट तो नहीं है, देखो, बट वेपर डेंसिटी दिया है, याद करो वेपर डेंसिटी इज गिवन। तो इसका आप यूज तो कर सकते हो, मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, याद करो, है ना? याद आया फॉर्मूला? वेपर डेंसिटी क्या है? इट इज 59.25। तो हमारा आंसर आएगा 118.5। अब सीधा यहां उसको छाप दो, 118.5 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट 4 है, 35.5 आंसर आएगा। सो इट इज 118.5 डिवाइड बाई 35 में 4 ऐड करो, इट्स 39.5। तो अप्रोक्सीमेटली इट्स इसको सपोज 120 काउंट कर लो, इसको 40 काउंट कर लो, 43 3 के आसपास आपका आंसर आता है। यस, 3 के आसपास। तो ऐसा कोई आंसर है जिसमें 3 के आसपास का आंसर है? यस सर, होता है। तो दिस इज द आंसर। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, अग्री कैलकुलेशन नहीं है, बहुत इजी है। अब आपको यहां दिया हुआ है 1.520 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड, ये आपको दिया हुआ है हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल ऑन इग्निशन गिव 0.995 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है। मेटल हाइड्रोक्साइड में से क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड में से ऑक्साइड बन रहा है, यानी ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है। यस दोस्तों, याद करो, ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है। यस, ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसका तो फॉर्मूला है हमारे पास, बट यहां पर जो डेटा दिया है वो लिखो। यहां सबसे पहले मेटल हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, कितना दिया है? 1.520 ग्राम। मेटल ऑक्साइड दिया तो किसका, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड को इग्नाइट करते हैं तो उसमें से मेटल ऑक्साइड बनेगा 0.995 ग्राम। ओके, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल चाहिए।
मेटल का इक्विवेलेंट मास चाहिए, तो उसको हम सपोज कर लेते हैं, सपोज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल वो x है। यस, वी आर सपोजिंग इट इज x। तो फॉर्मूला तो सबसे पहले क्या आएगा सर, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पर। वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाय weight of metal oxide is equal to equivalent mass of weight of metal M means metal plus equivalent mass of hydroxide divided by equivalent mass of metal plus oxide. ओके, अब वैल्यूज रखनी है यहाँ पे, बहुत सिंपल है, वैल्यूज रखनी है। वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड का वेट कितना आता है 1.520, मेटल ऑक्साइड का कितना है 0.995 ग्राम, इक्वल टू इक्वलेंट वेट ऑफ मेटल, वो तो हमने सपोज किया है x, एंड हाइड्रोक्साइड का कितना आता है, हाइड्रोक्साइड का तो 16 ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर आएगा 17, और अगेन मेटल का x रखना है, और ऑक्साइड का कितना रखोगे, ऑक्सीजन का आता है 8 क्योंकि उसकी वैलेंसी होती है 2। सो यहाँ पर अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ध्यान से सिंप्लीफाई करना है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये वाली टर्म को यहाँ भेजना है, ये वाली टर्म को ऊपर, तो ये आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, मीन्स 1.520 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 8, 0.995 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 17, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 520x अब प्लस 1.520x को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, इट इज जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 120 के आसपास, 15 टू जा 120, उसके आसपास आंसर आएगा। और आप कर सकते हो कैलकुलेशन, तो फटाफट कैलकुलेशन करो, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 12.16। सिमिलर वे इट इज 0.995x, अब यही उसको 17 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा 16.915। अब ये x वाली वैल्यू को साथ में ले आओ, तो 1.520x माइनस 995x इज इक्वल टू, ये 12.16 सामने जाएगा तो 16.915 में से सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपका आंसर आएगा 4.75। सो हियर 0.525 x is equal to 4.75. So x is equal to what? 4.75 divided by 0.525. So आपका आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 9 के आसपास, तो जो आपको दिया हुआ है डी ऑप्शन। तो इस तरह से पूरा आपको ध्यान से पेशेंस के साथ सॉल्व करना है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, तो मेटल का जो स्पेसिफिक हीट आपको दिया हुआ है 0.16, स्पेसिफिक हीट वाला, यस बहुत शुरू का है ये, तो स्पेसिफिक हीट 0.16 दिया हुआ है। अप्रोक्सीमेट वेट वुड बी, तो उसका अप्रोक्सीमेट वेट कितना होगा, तो बहुत सीधा सीधा है ये तो सर, ये तो हमारे पास फॉर्मूला ही, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4, याद आया दोस्तों, डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट। Specific heat 0.16. So what is your answer? This is equal to 40. Okay, this is our answer C. Now, the equivalent weight of metal is 9. Metal का equivalent weight दिया हुआ है 9. Vapor density of its chloride,
उसके क्लोराइड की वेपर डेंसिटी, मेटल क्लोराइड की वेपर डेंसिटी दिया 59.25, द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। अब मेटल का एटॉमिक वेट पूछा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम जो मेटल क्लोराइड है उसका मोलिकुलर वेट फाइंड आउट कर लेते हैं। मोलिकुलर वेट ऑफ मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड इज इक्वल टू 2 into vapor density, 59.25, 118.50 आ गया। ओके, अब मुझे एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, जो मेटल है उसका एटॉमिक वेट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है ही, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। वैलेंसी नहीं है, इट इज नॉट गिवन। इक्विवेलेंट वेट तो दिया हुआ है मेटल का, तो इक्विवेलेंट वेट जब दिया हो तो वैलेंसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्ट उसका एटॉमिक वेट मिल जाना चाहिए। बट सबसे पहला काम क्या करेंगे, वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो वैलेंसी ऑफ मेटल is equal to 118, means it is what, molecular weight divided by equivalent weight of metal plus जो क्लोराइड है, ओनली क्लोराइड, उसका वैल्यू रखना है, उसका इक्विवेलेंट वेट रखना है। सो वैलेंसी आएगा 118.5, इक्विवेलेंट वेट मेटल का दिया है 935.5, सो वैलेंसी यहाँ पर 118.5, 35.5 में 9 ऐड करो, दैट इज 44.5। सो हमारा आंसर आएगा वैलेंसी 2.66। ये आपको करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगता है। यहां पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं। अब बहुत सिंपल है, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, तो दैट इज इक्विवेलेंट वेट नाइन इंटू 2.66, that is 23.9, this is our answer। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन करोगे आपका आंसर आएगा 23.9। सो दोस्तों, इसी तरह से आपको ये सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। डेटा देखो क्या दिया है, और जो दिया है उसके ऊपर से वो जो फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला क्या है, वो सोचोगे तो आपको आंसर आएगा। बाकी तुक्के लड़ाओगे तो आपका आंसर डेफिनेटली रॉन्ग जाने वाला है, कोई नसीब वाला होगा, और वो भी रेयर रेयर केस में जाएगा, हर बार आपको चांस नहीं मिलते ऐसे। ओके, नाउ अ मोलर सॉल्यूशन इज 1 मोल। अ मोलर सॉल्यूशन इज one that contain 1 mole solute। मोलर सॉल्यूशन किसे कहोगे, मोलर सॉल्यूशन is that contain 1 mole of solute, 1 mole of solute। तो मोलर सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो 1 लीटर के अंदर जितने मोल होते हैं, यस, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल डिसॉल्व किए हैं, दैट्स कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में आप 2 मोल डिसॉल्व करते हो तो 2 मोलर सॉल्यूशन। अगर 1 लीटर में 5 मोल डिसॉल्व किया तो 5 मोलर सॉल्यूशन कहलाता है। तो दैट मींस व्हाट इज द आंसर, it's a 1 mole of solute in 1 liter of solution, that's called 1 molar solution। okay, so this is very simple MCQ just based on the definition। so दोस्तों, यहाँ आपको equivalent weight, ओके, मोलिकुलर इक्विवेलेंट मास, मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास, ये तीन कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाने का प्रयत्न किया हुआ है। तो ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बट याद रखो, एमसीक्यू याद रखने की चीज नहीं है, एमसीक्यू सॉल्व करने की चीज है। ओके, थैंक यू।